लड़ाई में हार जीत होती ही रहती है। शिकस्त का इज्जत और वकार के साथ सामना करना भी दिल गुर्दे का काम है। अब तुम घर जाकर सो सकते हो। तुमने अपने एक जुमले से इस वक्त मेरी आंखें खोल दी हैं। उसकी आवाज में पहली बार एक नया अज़्म और वलवला उमड़। वो कह रहा था, मुझे कभी मलूल और अफसुर्दा नहीं पाओगे। शिकस्त हो ही गई है तो अब मैं इज्जत और वकार से इसका सामना करूंगा। एक सच्चे सिपाही की यही शान होती है। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम फतेह याब भी हो जाओगे। खुदा हाफिज। मैंने फोन बंद कर दिया। इस मामले में सामने आने वाली तल्ख बल्कि होशरुबा हकीकतों ने इस हिस्सास आदमी के दिलो दिमाग पर गहरा असर किया है। वीरा ने मुतासफाना लहजा में कहा, चाहे तुम्हारा आखिरी सबक उसे नया हौसला दे सके। इस वक्त मुझे इस पर रहम आ रहा था। भूल जाओ कि तुमने ये बातें सुनी है। इससे किसी गुफ्तगू में इनका हवाला न दे बैठना। वो अपनी किसी कमजोरी की तशहीर पसंद नहीं करता। मैंने वीरा को तंबीह की। वो चलते चलते रुक गई। मैं मुड़कर उसे घूरने लगा। क्या मैंने गलत बात कही है? तुम्हारी बात मैंने सुन ली और इस पर अमल भी करूंगी। उसने वजाहत की, यह मौका अच्छा है। हम खामोशी से होटल बदल लें तो इस अतालवी जोड़े से हमारी जान छूट जाएगी। इसकी तजवीज ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त वो बहुत दूर की कोड़ी लाई थी। पासपोर्ट, टिकट और रकम इस वक्त भी वीरा के बैग में मौजूद थी। सफर में इन चीजों को मैं हमेशा जान से ज्यादा अजीज रखता था। होटल के कमरे में हमारे चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। कराची से लाए हुए हल्के फुल्के सूटकेस से महरूमी का आजाला जरा सी देर की खरीदारी से किया जा सकता था। अतालवी मर्द को हमारे बारे में ये इत्मीनान हो चुका था कि हम इसी होटल में मुकीम थे। मेरे हाथ में मौजूद चाबी से उसने ये अंदाजा लगाया होगा कि खाने के बाद हम अपने कमरे ही में जाएंगे और वो जब चाहे हमारा सामना कर लेगा। लेकिन अव्वल खान के पैगाम की वजह से हम गैर मुतवक्का तौर पर होटल से निकल आए थे। होटल में हमारे मुतवक्का बिल से ज्यादा रकम जमा थी। अगर हम वहां लौटने का इरादा मंसूख कर देते तो इस अतालवी से हमारी जान छूट सकती थी। दूसरे होटल में वो रात बसर करके हम अगले दिन न्यूयॉर्क की नशिस्तें बुक कराते और जल्द अज जल्द लंदन से निकल जाते तो हर खतरा टल सकता था। वो वीरा की तजवीज का मुस्बत तरीन पहलू था जो हर एतबार से तरगीब अंगेज था। इसमें क्या खतरात पनाह हो सकते थे? इस सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया। लम्हा भर में ही तस्वीर का दूसरा रुख मेरे जहन में उजागर होने लगा। पहला नुकसान यह होता कि इस अतालवी के बारे में हमेशा के लिए मेरे जहन में खलिश मौजूद रहती। न जाने वो कौन था, क्यों वीरा की तरफ मुतवज्जा हुआ था और क्या चाहता था। दूसरा खतरा इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की की तरफ से था। उससे अव्वल खान का पैगाम मिलने के बाद मैंने चहलकदमी से वापसी पर मुलाकात के बारे में जुबान खोली थी। असल नाम से कतई नजर अव्वल खान के अल्फाज ऐसे बेतुके थे कि वो लड़की हफ्तों बल्कि महीनों नहीं भूल सकती थी। रात भर हमारे कमरे की चाबी होटल के बोर्ड पर मौजूद रहती तो वो लड़की सोच में पड़ जाती कि हमारी चहलकदमी इतनी तवील क्यों होगी। हमारी गैर हाजिरी की तूल पकड़ने की सूरत में अगले दिन बात होटल की इंतजामिया तक पहुंच जाती और बात कुछ यूं बनती कि एक जोड़ा बैरून मुल्क से किसी अव्वल का पुरस्कार पैगाम मिलते ही होटल से चहलकदमी के लिए बाहर गया और फिर लौट कर नहीं आया। गैर मुल्कियों के बारे में हर होटल की इंतजामिया बहुत ही सास होती है। मामला फौरन पुलिस तक पहुंच जाता और हमारी तलाश की मुहिम शुरू हो जाती। पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हमारे पासपोर्टों के इंदराजात पुलिस के हाथों से गुजरते हुए एयरपोर्ट इमिग्रेशन तक पहुंच जाते। हम न्यूयॉर्क रवानगी के लिए इधर का रुख करते और रोक लिए जाते। हमसे पूछा जाता कि हम होटल से पुरस्कार अंदाज में कहां गायब हुए थे और अव्वल खान कौन है। साउथ हाल के वाकयात की वजह से इस तफ्तीश के तेवर बहुत जारहाना होते। मजीद खतरनाक बात यह थी कि मैं भी गीता और रमेश की तरह एक एशियाई था। एक गलत फैसले की वजह से पुलिस से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती और हम दलदल में धंसते चले जाते, जिससे बाहर आना नामुमकिन हो जाता। अतालवी का सामना करने के मुकाबले में वो खतरात बहुत संगीन और जानलेवा थे। खड़ी क्यों हो गई हो? होटल की तरफ चलती रहो। कलील से तवक्कुफ के दौरान में मैंने वो सब सोच लेने के बाद वीरा से कहा, अभी कुछ पता नहीं कि हमें कब की नशिस्तें मिली और हमें कितने दिन लंदन में रहना पड़े। अतालवी से जान छुड़ाकर हम दूसरे बहुत से संगीन खतरात को दावत दे बैठेंगे। अगर तुम कह रहे हो तो इस तजवीज में खतरात जरूर पहनाओगे, मगर मैं इनके बारे में जानना जरूरी चाहूंगी। इसने मेरे साथ पेशकदमी करते हुए कहा, सबसे बड़ा खतरा लंदन पुलिस की मुदाखलत का है। मैंने उसे बताना शुरू किया। वो पुलिस का नाम सुनते ही चौंकी थी, लेकिन पूरी बात सुन लेने के बाद पूरी तरह मेरी हम ख्याल हो चुकी थी। उसे बस एक ही एतराज सूझा था कि इस्तकबालिया वाली लड़की रात भर ड्यूटी पर मौजूद नहीं रह सकती थी, क्योंकि होटलों में रात के अमले की शिफ्ट 10 और 12 बजे के दरमियान शुरू होती है, जबकि वो 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद थी। इसका ख्याल था कि रात का अमला आने पर उसकी छुट्टी हो जाती, मगर खतरा फिर भी बाकी था। वो खतरा अव्वल खान के इल्फा से था। जाने से पहले वो ये लतीफा पूरे होटल में फैला चुकी होती कि दुनिया के एक हिस्से में अव्वल यानी उल्लू भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से हमारी तवील चहलकदमी की कहानी भी रात वाले अमले तक पहुंच सकती थी।
मैंने उसकी राय की जरा भी तरतीब नहीं की, क्योंकि उसने खुद ही अपने ऐतराज का एक माकूल जवाब ढूंढ लिया था। हम दोनों होटल में दाखिल हुए तो इस्तकबालिया वाले लड़के ने दोस्ताना मुस्कुराहट से हमारा इस्तकबाल किया। तुम्हारी चहलकदमी तो वाकई मुख्तसर साबित हुई। क्या बाहर हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं? मेरे दोस्त के घुटने कमजोर हो गए। वीरा ने हंस कर उसके हाथ से चाबी ले ली। इस वक्त काउंटर पर कोई और ग्राहक मौजूद नहीं था। लड़की ने इस फुर्सत का फायदा उठाते हुए बात बढ़ाई। तुम बुरा ना मानो, एक जाती सा सवाल पूछ लूं? वीरा ने उसे इजाजत दे दी। मैं उसके सवाल का अंदाजा कर चुका था। आउल मगरिब में अक्ल और दानिश की अलामत है, मगर फिर भी कोई ये नाम नहीं रखता। किस मुल्क? ये अंग्रेजी वाला आउल नहीं है, इसका तलफ्फुज जरा मुख्तलिफ है। वीरा ने उसकी बात काट कर बहुत खूबसूरती से उसे जामे जवाब दे दिया। वीरा ने तलफ्फुज के इख्तलाफ की आड़ ली थी, मगर उर्दू और अंग्रेजी में सफर, रन, कफ और रोज जैसे 100% यकसा तलफ्फुज पर मुश्तमिल अल्फाज के माने यकसर मुख्तलिफ थे। एक दो अल्फाज तो ऐसे भी थे जो उर्दू में जामे कानूनी मफहूम रखते थे, मगर अंग्रेजी में इस्तेमाल होते ही गाली बन जाते थे। लड़की ने हमें गुड नाइट कहा और हम दोनों लिफ्ट की तरफ चल दिए। कमरे में पहुंचते वीरा ने अपनी आदत के मुताबिक टेलीविजन ऑन किया और शब ख्वाबी का लिबास समेट कर बाथरूम में जा घुसी। मैं रिमोट से आवाज धीमी कर दी और फुर्ती से लिबास तब्दील करने में मसरूफ हो गया, ताकि वीरा के नमूदार होने से पहले बिस्तर पर काबिज हो जाऊं। वीरा काफी देर बाद वापस आई। मेरी तरफ देखकर उसने बाईं आंख दबाई और लाइट ऑफ कर दी। कमरे में सिर्फ बेड लैंप की रोशनी बाकी रह गई थी। वो ना भी होती तो टेलीविजन स्क्रीन की घटती बढ़ती रोशनी भी कमरे में नकलो हरकत में मदद दे सकती थी। अब तक अव्वल खान भी घर लौटकर अपने बिस्तर में पहुंच चुका होगा। वीरा ने बिस्तर पर लेटते ही कहा, आज तुम ज्यादातर उसी के बारे में सोचती जा रही हो। वो मेरे लहजे में पोशीदा तंज को नजरअंदाज करके बोली, वो इज्जत का लायक है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। फिर हमारे दरमियान अगले रोज के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल शुरू हो गया, जो खबरों के आगाज तक जारी रहा। 9 बजे खबरें आते ही हमारी तवज्जो स्क्रीन की तरफ मबजूल होगी। मुल्की खबरों में पहली खबर शहजादा चार्ल्स की सदारत में होने वाले एक फलाही प्रोग्राम की थी, जिसमें माजूर बच्चों की बहबूद के लिए मुतअद्दिद इदारों ने भारी रकूम के अतिये दिए थे। दूसरी खबर की इब्तिदा उस कदर सनसनी खेज थी कि मैंने उछल कर बिस्तर छोड़ दिया और टेलीविजन की आवाज बढ़ा दी। साउथ आल के दोहरे कत्ल का अहम तरीन गवाह आखिरकार सामने आ गया। इस ऐलान के साथ ही स्क्रीन से खबर पढ़ने वाला गायब हो गया और फिल्म शुरू हो गई। वो किसी दफ्तर का मंजर था, जिसमें बहुत से बावर्दी पुलिस अफसरान भरे हुए थे और एक अधेड़ उम्र शहरी एक मेज के सामने किसी पुलिस अफसर के रूबरू बैठा कुछ बयान कर रहा था। पस मंजर में बताया जा रहा था कि कत्ल की वारदात वाले दिन गीता और उसके एक एशियाई साथी को सेंट्रल लंदन में वुमेन्स रेस्टोरेंट के रास्ते साउथ आल में जाए वारदात तक पहुंचाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने जनूबी लंदन में पुलिस अफसरान के रूबरू 5 बजे शाम अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसे फिलवक्त सीगाए राज में रखा जा रहा था। सिर्फ गीता के आखिरी सफर की जाए आगाज का इजहार किया गया था। मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। अगर वो मजीद 2 रोज के लिए अपना बयान रिकॉर्ड कराने का इरादा मुलतवी किए रखता तो उसकी कानूनी पोजीशन में जरा भी फर्क न आता। बस हम दोनों को इत्मीनान से बरतानिया से रवाना होने का मौका मिल जाता। टेलीविजन पर कैमरे में अधेड़ उम्र शहरी रफ्ता रफ्ता नुमाया होने लगा। उसका चेहरा वाज़ेह होते ही मेरे वजूद में सनसनी और खौफ की एक सर्द सी लहर दौड़ गई। अपने टैक्सी ड्राइवर का वो चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो स्क्रीन से किसी भी लम्हे मेरी तरफ इशारा करके पुलिस अफसरान से कहेगा, यह है गीता और जेम्स का असल कातिल, जिसे मैं लाद कर लाया था, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या तुम्हें यह चेहरा याद है? नीम तारीकी में वीरा की सरसराती हुई आवाज उभरी। यह मदहोश चेहरा मैं हजारों में भी पहचान सकता हूँ। 4 दिन तक मुसलसल गायब रहकर इसने हमारे सारे खौफ मिटा दिए थे। शायद किस्सा बिल्कुल ही दब जाता, इसने अचानक सामने आकर इस मुर्दा केस में नई जान डाल दी है। हमारे लिए इस खबर में ड्राइवर के सामने आने से ज्यादा कोई बात काबिल जिक्र नहीं थी। इसका बयान खुफिया रखा गया था, इसलिए वो खबर भी इतनी ही थी। लेकिन टेलीविजन पर मुक्तुलीन और जाए वारदात के साथ वुमेन्स रेस्टोरेंट की पुरानी तस्वीर वीडियो फिल्म पर मुश्तमिल तवील खबर चलती रही। इस अहम तरीन गवाह के यकायक नमूदार होने से टेलीविजन पर एक नया जोशो खरोश पैदा हो गया। इस मुबस्सिर का कहीं पता नहीं था जिसने रुपोश गवाह को उसकी इम्कानी एंग्लो इंडियन नस्ल की वजह से मुलामत का हदफ बनाकर मकामियों की कानून परवरी के गुन गाए थे। अब सब कुछ बदल गया है, हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। वीरा बुड़बुड़ाई। इस वक्त पूरे जोर शोर से पुलिस वालों की रवायती कार्रवाइयां शुरू हो चुकी होंगी, जिनमें मुशतबा मुलजिम बल्कि मुजरिम के खाके भी शामिल हैं। दुआ करो कि ये आफत नाजल हो ही गई है तो ड्राइवर के बताए हुए हुलिये की बिना पर खाके जल्द जारी न हो सके। इनकी बड़े पैमाने पर तशहीर तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। मेरी चंद रोज दाढ़ी भी इस वक्त शक शुबे की निगाह से देखी जाएगी। मुझे से फौरन निजात हासिल कर लेनी चाहिए। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, हाँ ये जरूरी हो गया। वैसे आज हम एक तबाही से बाल बाल बचे हैं। इस ड्राइवर के नमूदार होने से ज्यादा बड़ी तबाही और क्या हो सकती है।
अतालवी के खौफ से हम होटल छोड़कर फरार हो गए होते तो हमारी निजात की सारी राहें खुद ब खुद मसदूद हो जाती। क्या यह खबर 5 बजे के बाद से ही टेलीविजन पर चल रही होगी? हमारी पुरस्कार पोशी की कड़ियां इसी से मिलाई जाती और शहर से एयरपोर्ट तक कहीं ना कहीं हम थर लिए जाते। हाँ, मैंने उसकी तायद की। ऐसी सूरत में सिर्फ पासपोर्ट ही हमारी गिरफ्तारी के वारंट बन जाते, क्योंकि इनकी हर तफसील होटल के रजिस्टर में मौजूद है। मेरे ज़हन पर तशवीश की एक ऐसी लहर सवार हुई कि मैं कमरा रोशन करके फौरन बाथरूम में वाश बेसिन और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। मेरा इरादा सिर्फ शेप बनाने का था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करने का तकल्लुफ नहीं किया और वीरा मेरे पीछे पीछे दरवाजे पर आन खड़ी हुई। मैं लम्हा भर के लिए आईने में अपनी नोमूलूद दाढ़ी का जायजा लिया और फिर इस पर ब्रश से शेविंग क्रीम फैलानी शुरू कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज इतने दिन गुजर जाने के बाद तुम्हारी शनाख्त के बारे में ड्राइवर की याददाश्त इसका साथ दे सकेगी? वीरा ने पूछा। इससे मेरा सरसरी सामना सा हुआ था, मगर हम दिन की रोशनी में थे और फिर ये लोग पेशा वाराना तौर पर चेहरे याद रखने में शायद माहिर होते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी राय तुमसे मुख्तलिफ है। दिन भर सैकड़ों सवारियों से इनका वास्ता पड़ता है, वो कहां तक चेहरे याद रख सकते हैं? दूसरी सवारी उठाने तक पिछली सवारी को भूल जाते होंगे। सिन्फ़े मुखालिफ के गैर मामूली चेहरों या मशहूर लोगों की बात मुख्तलिफ हो सकती है। नाउमीदी के अंधेरे में अब उम्मीद की यही चंद किरणें हैं जिनकी रोशनी में मैंने इसी वक्त शेव करने का फैसला किया। वरना मुझे क्लीन शेव देखकर होटल का अमला भी ये सोच सकता है कि कई दिन का बढ़ा हुआ शेव मैंने अचानक क्यों साफ कर दिया। उम्मीद के साथ मेरे ज़हन में नित नए वसवसे भी सर उभार रहे थे। शेविंग क्रीम के झाग मेरे चेहरे के बालों पर पूरी तरह छा चुके थे। मैंने रेजर निकाल कर बाल उतारने शुरू कर दिए। चंद मिनट में मेरा चेहरा क्लीन शेव हो चुका था। मुंह धोकर मैं कमरे में लौट आया। वीरा परेशानी के आलम में कुर्सी पर बैठ चुकी थी। इस रात हम देर तक तफक्कुरात बांट कर एक दूसरे को सहारा देते रहे। दोबारा बत्ती गुल की तो रात के 2 बज चुके थे। सोने से कबल अपने तफक्कुरात के बावजूद मुझे रह रहकर अतालवी का ख्याल आ रहा था। रेस्टोरेंट में भरपूर तजस्सुस के मुजाहरे के बाद उसकी तरफ से तवील खामोशी मेरी तवक्कात से मैल नहीं खा रही थी। अगली सुबह वीरा मुझसे पहले ही बेदार हो गई। मैंने बिस्तर छोड़ा तो वीरा अखबार चाटने में मसरूफ थी। क्या खबरें हैं? मैंने अंगड़ाई लेते हुए वीरा से सवाल किया। पुलिस वालों को जॉन स्मिथ नामी उस ड्राइवर को अखबारी नुमाइंदगी की यलगार से महफूज रखने के लिए किसी नामालूम मकाम पर मेहमान रखा हुआ है, मगर वो इसके अहले खाना और दोस्तों वगैरह को घेर कर कुछ मालूमात जमा करने में कामयाब हो गए। इनमें अहम तरीन मालूमात ये है कि जॉन स्मिथ ने अपनी गवाही देने या ना देने के बारे में इनमें से किसी को एतमाद में नहीं लिया था। पूरे अखबार में तुम्हें यही एक खबर मिली है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। अखबार का पेट भरने के लिए बहुत सी बेसुरपा कहानियां मौजूद है, लेकिन किसी से ये पता नहीं चलता कि वो कत्ल की खबर फैलते ही पुलिस के पास क्यों नहीं गया और अब क्यों गया है। आज गौर से अखबार देखने का काम तुम ही कर डालो। मैं तैयार होकर आता हूँ। बाथरूम से वापसी पर भी मुझे वीरा से कोई नई खबर नहीं मिल सकी और मैंने फोन संभाल लिया। हमारे न्यूयॉर्क तक के टिकट अमारात एयरलाइंस ही के थे, मगर मेरे पास उनके लंदन दफ्तर का फोन नंबर नहीं था। साइड टेबल के निचले खाने में मौजूद टेलीफोन डायरेक्टरी से मैं नंबर तलाश कर सकता था, लेकिन चंद मिनट बचाने के लिए मैंने ऑपरेटर को ही मतलूबा नंबर तलाश करके मिलाने की हिदायत कर दी। ऑपरेटर बहुत मुस्तैद थी। दूसरा मिनट गुजरने से पहले मुझे लाइन मिल गई। दोनों टिकटों की कवायद बताकर मैंने अमारात के मुतल्लिका अफसर से न्यूयॉर्क के लिए जल्द अज जल्द रवानगी का इरादा जाहिर किया तो उसने कंप्यूटर देखने के बाद बताया कि इस दिन कोई जगह नहीं थी, हत्ता कि चांस पर भी नंबर नहीं दिया जा सकता था। दूसरे दिन के लिए हेथ्रो से ट्रांसफर और गेटवाक से कन्फर्म नशिस्तें मिल सकती थी। बद्रीनाथ की बताई हुई सूरत हाल में वो खबर मेरे लिए नेमत गैर मुरतकबा से कम नहीं थी। मैंने फौरन ही कन्फर्म नशिस्तों की फरमाइश कर दी। मुझे होल्ड करा कि वो शायद अपने कंप्यूटर में हमारा टिकट डाटा फीड करता रहा। इस बार कई मिनट के बाद उसने एक कंप्यूटर नंबर देने के साथ मुझे परवाज के कवायद बताए और हदायत की कि मैं इनके दफ्तर से या फिर परवाज की रवानगी से 2 घंटे कबल गेटवाक एयरपोर्ट से ही टिकटों पर स्टिकर लगवा लूं, वरना कंफर्मेशन खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। बुकिंग के हवाले से सिर्फ कंप्यूटर नंबर काफी था। इस वक्त तक पाकिस्तान में घर बैठे इतनी आसानी से बुकिंग का तस्वुर ना पाया था। मुसाफिर उसके ट्रैवल एजेंट को कई चक्कर लगाए बगैर किसी मसरूफ रूट पर आसानी से कंफर्मेशन नहीं मिलती थी। फोन बंद करते हुए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बद्री की बातों ने मुझे इस मामले में तशवीश में मुब्तला कर दिया था। कब रवानगी है? मेरे फारिग होते ही वीरा ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल दाग दिया। गेटविक एयरपोर्ट से कल दोपहर यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज तय हो गई है। हमें परवाज से 2 घंटे पहले वहां पहुंचना है। मैंने मुसरत अमेज लहजे में उसे आगाह किया। खुदा करे कि यह वक्त भी खैरियत से गुजर जाए और जॉन स्मिथ हमारे लिए कोई नई परेशानी खड़ी न कर पाए। यहाँ से गेटविक काफी दूर है। वैसे भी हमें यहाँ कौन से हल जोतने, सुबह नाश्ता करते निकल पड़ेंगे। गेटविक पर हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा।
वीरा ने मशवरा दिया। शायद वो विक्टोरिया के बस स्टैंड से मुकर्रर वक्फों से गेटविक के लिए बस से रवाना होती है। इसके बारे में कहीं से मालूमात मिल जाएंगी। सफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन लंदन में मैं जिन हालात से दो चार था, इनकी वजह से मेरे आसाब पर तनाव सा तारी हो रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वक्त पर लगाकर उड़े और हम गेटविक एयरपोर्ट से अपनी परवाज के जरिए अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। मैंने होटल के अमले से दूर रहने के लिए नाश्ता कमरे ही में मंगवाने का फैसला किया और इंटरकॉम पर रूम सर्विस को ऑर्डर नोट कराने के बाद श्रीनिवासन के घर का नंबर मिला लिया। इस वक्त 9:30 बज रहे थे। मुझे तवक्का थी कि बद्री खुद ही फोन उठाएगा और यही हुआ। तुम कब परवाज कर रहे हो? उसकी आवाज पहचानते ही मैंने बेतकल्लुफी से पूछा। कल सुबह डेल्टा एयरलाइन से रवानगी है। न्यूयॉर्क पहुंचूंगा तो वहां दोपहर होगी। सीट बहुत मुश्किल से मिली है। हर परवाज पर बहुत रश चल रहा है। उसकी आवाज से खुशी मुतरश्शिर थी। बिल्कुल बकवास है, मैंने अभी फोन पर बुकिंग कराई है। तुम न्यूयॉर्क में उतरोगे और मैं यहां से चलूंगा। ये काम किसी सिफारिश या किसी कोशिश के बगैर घर बैठे बल्कि होटल बैठे हुआ है। हैरत है, शंकर तो मुझे दूसरी कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज ताज्जुब अमेज थी। बाद सरकारी अफसर दूसरों को धोखा देते देते इतने बिगड़ जाते हैं कि अपने साथियों पर भी जा बेजा एहसान जताने से बाज नहीं आते। हालांकि इन बेमकसद हरकतों से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? बद्रीनाथ की आवाज में हल्की सी तलखी आ गई। अब मैं समझा कि उसने ये ड्रामा क्यों रचाया था। मेरे टिकट और पासपोर्ट के साथ उसने अपनी बीवी के फरमाइशी सामान की एक फहरिस्त भी भेजी है, जो मुझे वापसी पर दिल्ली में उसके घर पहुंचाना होगा। शायद वो तुम्हारे असल प्रोग्राम से बेखबर है। जो उसने मेरी बात उचक ली। तुम ठीक समझे, वो जल्दी से बोला। मैं वो फहरिस्त इसी वक्त रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। तुम्हारी कहानी ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था, इसलिए आज मैंने नाश्ते से पहले ही इस काम का आगाज किया और मिनटों में सारा मसला हल हो गया। ये बताओ कि CSD का क्या करोगे? साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज से जाहिर था कि मेरे सवाल ने उसे हैरान कर दिया था। साथ ले जाकर उसे जाया करोगे? तुम्हारे मेजबान इस पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। जरूरत की चीजें वो खुद फराम करेंगे और गैर जरूरी चीजें ले लेंगे। मैंने कहा, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? जब चाहोगे तुम्हारी अमानत तुमको वापस मिल जाएगी और मेरा भला होता रहेगा। मैं इसे दे तो दूं, मगर कैसे? उसकी तरद्दुद अमेज आवाज उभरी। लंदन में अब हमारा एक दूसरे से मिलना मुमकिन नहीं है। सिरी को इसकी हवा लग गई तो वो तुम्हें देने की बजाय खुद खा जाएगा। वो चंद सानियों तक सोचने के अंदाज में ऊं करता रहा, फिर फौरी ख्याल के तहत बोला, मैंने श्याम से बात की है, वही एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आएगा। पता नहीं बाद में मुझे उससे कब मिलने का मौका मिले। मैं CSD उसी को दे दूंगा, उससे मिल लेना। ठीक है, वो मेरे बहुत करीब आएगा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। भगवान हमारी दोस्ती को सदा कायम रखे और तुम्हारी रखवाली करता रहे। बद्रीनाथ ने इन अल्फाज के साथ फोन बंद कर दिया। तुम्हारे हाथ में बद्री अब मोम की नाक बन चुका है। जिधर मोड़ना चाहते हो मोड़ लेते हो। गुफ्तगू खत्म होते ही वीरा ने हंस कर कहा, शायद वो CSD से दस्तबरदार होने पर आमादा हो गया। उसका इसी में फायदा है। मैंने कहा, इस तरफ सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता चला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ से अनजाने अंदेशे हैं। जरा उठकर टेलीविजन तो खोल दो। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रूम सर्विस वाला नाश्ता ले आया था। मैं बिस्तर से छलांग मारकर गुसल खाने में घुस गया। वीरा दरवाजे की तरफ जा रही थी। आ जाओ, मैदान साफ है। 1.5-2 मिनट बाद मैं वीरा की आवाज पर कमरे में लौटा। टेलीविजन ऑन था और वीरा नाश्ता सर्व करने की तैयारी कर रही थी। मैंने नरम टोस्ट और हाफ फ्राइड अंडों से नाश्ते का आगाज ही किया था कि अचानक फोन की घंटी चीख उठी और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरा पहला ख्याल अव्वल खान की तरफ गया और मैंने दूसरी घंटी बजने से पहले रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाती ही एक हलीम सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, मगर हेलो से आगे एक लफ्ज भी मेरे पल्ले ना पड़ सका। मुझे शुबा सा हुआ कि कहीं वो अतालवी न बोल रहा हो। मैंने उसकी बात काट कर शुस्ता अंग्रेजी में कहा, मैं ये जबान नहीं समझता, अंग्रेजी में बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। नो इंग्लिशिया। शायद मेरे फिक्रे उसके सर पर से गुजर गए, मगर वो मेरा मुद्दा समझ गया। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, मादाम सीखा। उससे आगे फिर वही अजनबी जुबान थी। मेरे ज़हन में यकायक पिछली रात वाले मुश्तबा अतालवी की तस्वीर उभर आई। लबो लहजे से वो अतालवी जुबान ही मालूम हो रही थी। शायद वही हरामी अतालवी है। तुम देखो कि वो क्या कह रहा है। मैंने रिसीवर वीरा की तरफ बढ़ा दिया। वीरा रिसीवर लेते ही बहुत रवानी से कुछ कहा। अजनबी की तरह उसके अल्फाज भी खे और नून की बहुत ज्यादा तकरार में थे, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे इल्म था कि वीरा यूरोप में बोली जाने वाली हर बड़ी जुबान पर कुदरत रखती थी। अपनी बात कह देने के बाद जब वीरा दूसरी तरफ की बात सुनने के लिए खामोश हुई तो मैंने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरते देखा। दूसरी तरफ से उसने यकीनन कोई परेशान कुन बात सुनी होगी, मगर फौरन ही अपने बेसाख्ता अमल पर काबू पा लिया था। फोन पर वीरा की वो गुफ्तगू कई मिनट जारी रही। मैं उसका जायजा लेने के साथ साथ अपने नाश्ते से भी इंसाफ करता रहा। बात खत्म करके वीरा वापस आई तो उसका चेहरा कदरे उतरा हुआ था। वापस लौटकर वो खामोशी से नाश्ते में मसरूफ हो गई तो मुझे हैरत हुई कि उसने फोन के बारे में मुझे कोई बात बताने की जहमत नहीं की।
मैंने कुछ देर तक उस ख्याल से इंतजार किया कि शायद वो बात की इब्तिदा के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही हो, लेकिन जब उसकी खामोशी का तसलसल बढ़ता चला गया तो मुझे जुबान खोलनी पड़ गई। तुमने बताया नहीं कि ये किसका फोन था? वही था, वीरा ने मुझसे निगाहें मिलाए बगैर अफसुर्दगी से कहा। इसी होटल के कमरे से बोल रहा था, उसने मुझे पहचान लिया है। मेरे लिए वीरा का वो इंकिशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। मगर वो है कौन? मैंने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदल कर पुरतजस्सुस लहजे पूछा। वो डॉन रोजीनी का बेटा है। नाश्ता कर लो तो मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुना दूंगी। डॉन रोजीनी? मेरे ज़हन ने उस नाम का इआदा किया। नाम और उसकी वतनीयत ही से जाहिर था कि वो यकीनी तौर पर माफिया की किसी कड़ी से वाबस्ता था। अगर माफिया के किसी गुर्गे ने वीरा को पहचान लिया था तो फिर मेरी असलियत का राज मेरे अन्य नामुमकिनात में से था। इस शिनाख्त के नतीजे पर पुरानी रंजिशें और रकाबतें फौरी तौर पर रंग दिखा सकती थी। वो कोई पसंदीदा सूरत हाल नहीं थी। लंदन में हमारा पूरा एक दिन बाकी रह गया था। अगले दिन रवानगी का पूरा बंदोबस्त हो चुका था, लेकिन अचानक ही वक्त का पहिया हमारे खिलाफ हरकत में आ गया था। एक तरफ पोस्ट टैक्सी ड्राइवर पुलिस के सामने पेश हो चुका था और दूसरी तरफ डॉन रोजीनी के बेटे ने वीरा को पहचान लिया था। बात कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही थी।